जय हिंद साथियों, आप सभी जितने जल्दी हो सके जुड़ जाइए, है ना। जितना जल्दी हो सके अपने साथियों के साथ जुड़ जाइए। तब तक मैं थोड़ा इधर में कर लेता हूँ। तो उम्मीद है आप सभी जुड़ गए होंगे, और जो जो नहीं जुड़े हैं अपने अन्य साथियों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेंगे इस सेशन को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी। कहने का तो ये कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी है, लेकिन अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपका कंपटीशन में जो वन डे एग्जाम में जो जीएस का, स्पेशली बोले स्टैटिक जीके का जो प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ से अधिकतर प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं है तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू उठाइए, जो पिछले साल में पूछा गया है क्वेश्चन वो उठाइए स्टैटिक जीके का, और उसमें आप देखिए मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ उस टॉपिक से संबंधित अगर वहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं तो यहीं से आ रहे हैं, है ना। और आगे भी यहीं से आएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी जीरो टू हीरो लेवल पे चले जाते हैं उस टॉपिक को लेकर के। कहने का मतलब है आप बीपीएससी या फैक्चुअल बातें करते हैं यूपीएससी का, अगर वहाँ पे भी आप देखते हैं फैक्चुअल बातें फैक्ट वाली, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं, है ना। बाकी समय को हम लोग ना गवाते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने आज के इस सेशन पे आते हैं। साथियों, आप सभी को मेरे पीछे दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस। मैंने इसे इसलिए रखा है ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े। मैं अगर इतना चीज़ें लिखता तो झूठ मूठ का 5 से 7 मिनट आपका चला जाता, और रिकॉल बोला जाता है, रिकॉल करने में भी मुझे आसानी हो, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को ख़त्म कर दें इन क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। इसीलिए मैंने पहले से ही लिख डाला है। तो आइए डायरेक्ट हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, है ना। गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसका जवाब दीजिएगा, है ना। नहीं पता हो तो आराम से सुनिएगा, एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, है ना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, यह जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है यह किस नदी पे है ना। किस नदी पे है अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है किस नदी पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह जो नदी है इसका वह है सतलज नदी, सतलज, है ना, सतलज नदी। ध्यान रखिएगा सतलज नदी कई बार पूछा जा चुका है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है, तो नदी है उसका सतलज नदी। और पूछता है यहाँ से ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ये जो है सबसे बड़ा बांध परियोजना है, भारत का सबसे बड़ा बांध परियोजना यही है। तो या तो पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पे है, कई बार पूछा भी गया है, तो सतलज नदी। या आगे पूछेगा सबसे बड़ा बांध परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। यहाँ से अगर सबसे बड़ी बांध परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है तो एक चीज और याद रखिएगा, कृत्रिम रूप से पूछ सकता है। कृत्रिम रूप से जो है सबसे बड़ा बांध परियोजना कौन सी है, तो ये भी है गोविंद सागर, है ना, गोविंद गोविंद सागर बांध परियोजना, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, अगर बोलता है सबसे बड़ी, सिर्फ सबसे बड़ी बांध परियोजना मतलब प्राकृतिक, तो वो भाखड़ा नांगल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कृत्रिम मानव के द्वारा निर्मित, तो मानव के द्वारा निर्मित गोविंद सागर बांध परियोजना हो जाएगा, गोविंद सागर बांध परियोजना हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी बांध परियोजना देखें तो उसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है हीराकुंड के बारे में, पूछता है हीराकुंड जो है वह किस नदी पे है ना, किस नदी पे है, किस नदी पे है। अगर पूछता है किस नदी पे है तो हम सभी को पता है यह महानदी पे है। किस नदी पे, महानदी पे, उड़ीसा में, है ना, महानदी पे उड़ीसा में है। दूसरा इससे फैक्ट आप लोगों का बनेगा, दूसरा आपका फैक्ट बनेगा यहाँ से, यह जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह सबसे लंबी बांध परियोजना है। जिस प्रकार से भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सबसे बड़ी बांध परियोजना है, उसी प्रकार हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध परियोजना है, ठीक है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ है, उड़ीसा में है। ये पंजाब राजस्थान की ओर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आता है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। सबसे पहला तो यही है कि यह किस नदी पे है, किस नदी पे है, तो हम जानते हैं यह भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। पूछ देता है भागीरथी नदी पे टिहरी बांध परियोजना, और यह जो बांध परियोजना है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजना है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजना है। तो या तो पूछेगा डायरेक्ट टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है, हो जाएगा, या तो फिर पूछेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजना का क्या नाम है,
तो टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे है ना, जैसे ये सबसे ऊंचाई पे है ना, ये है महानदी जो है सबसे लंबी है। हीराकुंड ये भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सबसे बड़ी है। कंफ्यूजन होगा लंबी कौन है, बड़ी कौन है, ऊंचाई पे कौन है, तो सिंपल सा है टिहरी बांध, टिहरी टी, देख रहे हैं ये ऊंचाई पे हो गया कि नहीं। ऐसे करके मतलब कि आप कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं ये सब फैक्ट से। जैसे टिहरी टी ऐसे लिखा था मतलब ऊंचाई पे, समझ पा रहे हैं बात को, तो ऊंचाई पे है। अगला है हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध और भाखड़ा नांगल, ये बड़ा है ये लंबा है। तो देखो ना, बड़ा तो देखने में ऐसे ही लग रहा है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कितना बड़ा लग रहा है, तो बड़ा से बड़ा हो जाएगा, बाकी एक बच ही जाएगा सबसे लंबा। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो नदी पता हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन कौन लंबी है, कौन बड़ी है, कौन ऊंचाई पे है, ये कंफ्यूजन करता है। इसलिए मैंने टी के माध्यम से ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है माता टीला परियोजना, है ना। ये पूछता है किस नदी पे है माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। तो ये है कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे, कर्नाटक तरफ आता है ये कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी पे ही है माता टीला परियोजना। कई बार आपका पूछ चुका है। ठीक है, माता टीला परियोजना निम्न में से किस नदी पे स्थित है। ओके, तो माता टीला कृष्णा नदी पे, तो आप ध्यान भी रख सकते हैं कृष्ण जी माता, जो आप मतलब कि सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ, अगर हम लोग जो हिंदू धर्म में देखते हैं धार्मिक बातों में, तो उसमें माता का जो रोल है वो कृष्ण जी से ही ज्यादा आता है ना, माखन चोर ये वो। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट करके माता टीला परियोजना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे है, आगे प्रश्न पूछता है आपका सोन नदी परियोजना के बारे में, है ना। सोन नदी परियोजना, हालांकि सोन नदी परियोजना सोन नदी पे ही है ना, सोन नदी परियोजना है ये, सोन नदी पे ही है, सोन नदी पे ही है। उसी प्रकार से आगे है कोसी नदी परियोजना, यह भी कोसी नदी पे ही है। लेकिन जो सोन नदी परियोजना है ये पूछता है कब बना, कब बना, तो कब बना, तो 1874-76 ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं 1874 मिलेगा, कहीं कहीं 76 मिलेगा, ईयर याद रखिएगा। और अगला है कोसी नदी परियोजना कब बना, तो ये 1951 और 56 में बन करके तैयार हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अगला पूछता है, अगला पूछता है त्रिवेणी नहर के बारे में। ये जो त्रिवेणी नहर है, यह त्रिवेणी नहर किस नदी पे है, किस नदी पे बनाया गया है त्रिवेणी नहर को, तो वो है गंडक नदी। अभी मैं चर्चा कर देता हूँ, गंडक नदी। ठीक है, ये नदी का नाम ध्यान रखिएगा, गंडक नदी, है ना, गंडक नदी, जो कि त्रिवेणी त्रिवेणी नहर इस पे बना हुआ है। डायरेक्ट पूछता है त्रिवेणी नहर किस पे बना हुआ है, तो गंडक नदी पे बना हुआ है, गंडक नदी पे बना हुआ है। अच्छा, सोन नदी, कोसी नदी, त्रिवेणी नदी, ये सब आ रहा है, ये सब बिहार की नदियां हैं। मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। कहाँ पे करूँ, यहाँ पे, है ना। थोड़ा गौर से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं, और कई प्रश्न यहाँ से भी आपके बनेंगे, है ना, कई प्रश्न बनेंगे। जैसे बिहार जो है लगभग आयताकार, बिहार का जो मानचित्र है लगभग आयताकार है। ये भी प्रश्न पूछता है बिहार का जो आकृति है वो कैसा है, आयताकार है। हम सभी को पता है बिहार के बीचों बीच से, बिहार के बीचों बीच से एकदम गंगा नदी फ्लो करती है। कौन सी नदी, गंगा रिवर फ्लो करती है। गौर से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत सा यहाँ से आपका आंसर बनेगा, उत्तर बनेगा। 10वां में तो नहीं पूछता है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछता है ना। आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आसान होगा। तो ये बीच बीच से गंगा नदी जाती है। गंगा नदी अगर देखा जाए तो पूरा भारत में, तो पूरा इंडिया में देखा जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, भारत की सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, है ना, विश्व की नील नदी। इंडिया में 2525 किलोमीटर चलती है। बिहार में, अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में इसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगा नदी बीचों बीच से जा रही है। और नॉर्थ में, ये नॉर्थ हुआ, तो नॉर्थ में नेपाल है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है। साउथ में आपका झारखंड है, झारखंड है। इधर में आपका बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल। और इधर में आपका यूपी है। ठीक है, इधर में आपका यूपी है। ये आपका मानचित्र हो गया। आपसे पूछता है कि उत्तर दिशा में बिहार के कौन सा स्टेट है या कौन सा कंट्री है ना, दक्षिण में कौन सा स्टेट है या कंट्री है। ठीक है, ऐसे पूछता है। तो बिहार का नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश। आप देख पा रहे होंगे नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है जो बिहार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये भी पूछता है इनमें से कौन सा एकमात्र देश बिहार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो हो जाएगा
नेपाल, नेपाल है ना, किस दिशा में, तो वह नॉर्थ, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। हम चर्चा कर रहे थे कि सोन नदी, कोसी नदी, त्रिवेणी नदी, मतलब त्रिवेणी नहर है ना, नहर, त्रिवेणी नहर, तो ये सब कहाँ पे है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी प्रश्न आपका पूछता है कि कौन सा उत्तर ओर प्रभावित होती है, कौन सा दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, कौन सा उत्तर में पाई जाती है नदी, कौन सा दक्षिण में पाई जाती है नदी, ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं, है ना। या तो फिर कहाँ पे आके गंगा में मिलती है, ये सभी बनता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, गंगा नदी की बात करें तो उत्तर में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बागमती हो गया, कोसी, फिर कर्मनाशा, ऐसी ऐसी नदियां जो है मेन वो उत्तर दिशा से फॉलो करती है ना, उत्तर दिशा से फॉलो करती है। वही दक्षिण से अगर देखा जाए तो दक्षिण में आपका कर्मनाशा, सोन, फल्गु, है ना, सोन, फल्गु, नहीं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फिर आपका अजय, किउल, ऐसी ऐसी नदियां दक्षिण से फॉलो करती हैं। थोड़ा सा पीछे जा करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने उत्तर में क्या क्या बोला, सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, फिर आपका बागमती, कोसी, कर्मनाशा, ऐसी ऐसी नदियां, सॉरी कर्मनाशा नहीं, महानंदा, है ना, महानंदा उत्तर में फॉलो करती है। दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में कर्मनाशा, सोन, फिर आपका पुनपुन, फल्गु, है ना, अजय, किउल, ऐसी ऐसी नदियां फॉलो करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे चर्चा किया था सोन नदी के बारे में, है ना। तो सोन नदी कहाँ आया, ये कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी बोला जाता है। कर्मनाशा नदी के बारे में, कर्मनाशा नदी के बारे में बोला जाता है कि इसमें स्नान करने के बाद लोगों का जो मतलब कि मान्यता है कि उसका कर्म नाश हो जाता है ना, इसका कर्म नाश हो जाता है, इसीलिए कर्मनाशा नदी इसको बोला गया था। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी का मैटर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, कर्मनाशा। और ये देखिए दूसरा जो हम बताए थे ये था सोन, यही था ना, सोन नदी। और यहीं पे जो है सोन नदी परियोजना का निर्माण किया गया है बिहार में। और ये सोन नदी परियोजना जो है, सोन नदी परियोजना सोन नदी पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये जो आसपास का क्षेत्र है, इसको इसको बोला जाता है चावल का कटोरा। तो पूछ सकता है निम्न में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बोला जाता है। तो या तो सोन नदी है उसके आसपास का क्षेत्र रहेगा, या सोन नदी सिर्फ रहेगा, या तो फिर यहाँ पे रोहतास है, रोहतास लिखा रहेगा, या रोहतास के आसपास का क्षेत्र रहेगा। ठीक है, दरअसल ये जो सोन नदी है, सोन नदी आपका अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक से निकलता है, और यहाँ पे बिहार में, बिहार में कहाँ पे आके रुकता है, बिहार में आपका रुक जाता है यहाँ पे रोहतास, चौसा, है ना, बक्सर में, है ना, बक्सर में, ये बक्सर में जाकर के सोन नदी वहाँ पे बिहार में प्रवेश कर जाती है, और फाइनली यहाँ पे अपना गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चौसा बक्सर में यहाँ पे प्रवेश करेगी बिहार में, जाकर यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है। बस यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि कर्मनाशा के बाद सोन नदी जाती है, और सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को चावल का कटोरा बोला जाता है, चावल का कटोरा बोला जाता है। फिर उसके बाद पुनपुन जाती है जो फतुहा में जाकर के मिलती है। फिर आपका फल्गु है जो गया में है। ठीक है, फिर अजय और किउल, है ना। ऊपर में हम लोग देख रहे थे घाघरा, घाघरा छपरा में, है ना, छपरा में आकर के गंगा में मिलती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कोसी और महानंदा। कोसी के बारे में ध्यान रखिएगा, कोसी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है ये कुर्सेला, क्या बोलते हैं इसका, कुर्सेला एक स्थान है, कुर्सेला एक जगह है, वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बस आप लोग ऑप्शन में अगर रहता है कुर्सेला, कुर्सेला मार लीजिएगा। ठीक है, कुर्सेला, सुपौल कुर्सेला में संभवतः, है ना। कुर्सेला एक जगह है, यहाँ पे आके गंगा नदी में मिल जाती है कौन, कोसी नदी। और कोसी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है ना, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। पूछेगा डायरेक्ट आपसे, पूछता है कि बिहार के शोक के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी, क्योंकि ये जो नदी है अपना मतलब इधर उधर मार्ग बदलते रहती है ना। और इतना ज्यादा मतलब कि हिमालय से आता है, नेपाल से आता है, पूरा पानी बहुत ज्यादा रहता है और अपना मार्ग बदलता है, तो बाढ़ का स्थिति उत्पन्न करता है। और नॉर्मल जो बाढ़ होता है इतना तबाह करता है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा होता है ना। नेपाल में जब डैम भर जाता है तो वो भी छोड़ देता है, तो कोसी नदी में ही आ जाती है, तो पूरी तरीके से मतलब कि बर्बाद करता है। यही कारण है कोसी नदी को क्या कहा गया है, बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है, तो बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। उसी प्रकार से पूछ सकता है बंगाल, पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में किसको जाना जाता है, तो दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को जाना जाता है। ये दोनों फैक्ट भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला बात भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। ओके, डन। तो ये वाला मैप थोड़ा सा मुझे लगता है लेंदी हुआ होगा,
है ना, लेंदी हुआ होगा। लेकिन जो 10वां का एग्जाम देने जा रहे हैं वो 2-3 पॉइंट जो बताए, जैसे यहाँ पे कोसी को बताए हम, बिहार का शोक, फिर हमने बताया दामोदर को बंगाल का शोक, चावल का कटोरा सोन नदी के आसपास कहा जाता है ना। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, काफी है। बाकी ये जो प्रश्न है, सोन नदी परियोजना कब बना, है ना, किस नदी पे है, कोसी कब बना, किस नदी पे है, ठीक है, त्रिवेणी नहर किस नदी पे है, ये सब ध्यान रखना है। बाकी उतना अंदर नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, डन डन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको उससे पहले इरेज करना पड़ेगा मुझे। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रश्न मैं अभी दे रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा, तब तक बताइए तो इतना सा जो हम लोग अभी तक जो डिस्क्राइब किए हैं, डिस्कस जो इतना सा हम लोग किए हैं पॉइंट, क्या ऐसा कोई पॉइंट्स है जो हम लोगों को पता नहीं था, जो हम लोगों ने क्लास में नहीं पढ़ा है, ऑफलाइन क्लास में हम लोग नहीं पढ़ा है? सभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर आप लोग रेगुलर रहे होंगे तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ना। सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा है ट्रिक के माध्यम से, और रटने को तो रटने को माध्यम से भी, सारे तरीके, सारे पैतरे हम लोगों ने इसमें अपनाया है ना, अपनाया है। अब आता है बात मीठा जल के बारे में, है ना। अगला जो क्वेश्चन है मीठा जल, है ना, मीठा जल का प्रतिशत पूछता है कि विश्व में जो है मीठा जल कितना उपलब्ध है, का प्रतिशत कितना है, या पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पृथ्वी है साथियों, ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी है तो इसका 2/3 भाग, है ना, 2/3 भाग जल से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 2/3 भाग जल से पृथ्वी का भरा हुआ है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के रूप में। कितना जल भरा हुआ है? 2/3 भाग, 2/3 भाग जल भरा हुआ है। यहाँ से और प्रश्न पूछता है कि कुल उपलब्ध जल का पृथ्वी पे कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है तो 96.5, तो कहीं कहीं 96.6% भी होता है। तो समुद्रों में जो पाया जाता है वो 96.5 से लेकर के 96.6% तक पाया जाता है। और ये आप लोगों के एग्जाम में भी पूछता रहा है, ठीक है, पूछता रहा है। बात आई मीठे जल की, मीठा जल, तो ये मात्र 4%, मात्र 4% मीठा जल, पीने योग्य जल मौजूद है पृथ्वी पे, ठीक है, पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है। जल से ही एक बात और याद रखना है कि कुल जल उत्पादन का भारत विद्युत के रूप में कितना उत्पादन, जल का विद्युत बनाने में कितना प्रतिशत का मतलब योगदान दे रहा है जल? तो 12% से 12% जो है हम लोग जल विद्युत का निर्माण कर रहे हैं, 12%, 12%। और बोले पहला कौन है, कहाँ पे षड्यंत्र लगा था जहां से जल से विद्युत बनाने का काम शुरू हुआ था पहला? तो है दार्जिलिंग, है ना। वो कौन सा है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है, ये वाला दार्जिलिंग ध्यान रखे रहिएगा, ध्यान रखे रहिएगा। दार्जिलिंग जल विद्युत हम लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, जल से कितना विद्युत बना रहे हैं? 12% से। और कहाँ पे पहला? तो दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में पहला। तो ये सब जो बातें थी, ये सब जो बातें थी वो थी जल आते हैं कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, डन, है ना, डन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न है भारत किसका भाग है? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसे समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये पृथ्वी लगभग अंडाकार है ना, गोलाकार नहीं कर सकते हैं, लगभग अंडाकार है, ठीक है। हुआ क्या था कि आज से बहुत साल पहले, है ना, कार्बोनिफेरस युग में, कई युगों में बांटा गया है, तो वो सब उतना नहीं ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है कई साल पहले, कई साल पहले एक जो था ऐसे पैंजिया नाम का कोई, मतलब कि पृथ्वी मानिए जो मानिए, पैंजिया था, ठीक है, पैंजिया था। और धीरे धीरे इसमें इस विस्थापन के कारण ये 2 भागों में बढ़ गया, है ना। ये पैंजिया जो था 2 भागों में बढ़ गया, एक उधर और एक इधर, समझे। ऊपर वाले को लोग अंगारा लैंड बोल दिया, अंगारा, अंगारा लैंड। नीचे वाला को लोग बोल दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो उत्तर में जो था, जो देश या महाद्वीप था, उसमें था अमेरिका, है ना, अमेरिका, यूरोप,
और एक इधर में अपना एशिया का कुछ भाग भी उधर ही था। और अगर गोंडवाना लैंड में देखें तो आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत भी जो था, भारत भी इधर ही गोंडवाना लैंड में ही आया था। ऑस्ट्रेलिया ये सब आपका गोंडवाना लैंड में आया था। तो वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, भारत किसका भाग है? आपका ऑप्शन में रहता है गोंडवाना लैंड, है ना। भारत किसका भाग है? भारत किसका भाग है? तो भारत है गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक बात, अगर बात भारत की आई है तो भारत किससे संबंधित कुछ बातें याद रखिएगा, ठीक है। जैसे भारत का जनसंख्या कितना है, भारत का जनसंख्या कितना है, तो भारत का जनसंख्या कितना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोलते हैं आपका, उससे मतलब कि उससे ज्यादा मतलब कि 150 करोड़ प्लस चला गया, वो नहीं पूछता है। 145 करोड़ इतना हो गया, ये नहीं पूछता। आपसे पूछेगा जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो कुछ दिन पहले दूसरे स्थान पे था भारत, है ना, दूसरे स्थान पे था। लेकिन अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले रिपोर्ट आई है, ये चीन को भी पीछे छोड़ करके पहला स्थान पे आ गया है ना, पहला स्थान पे आ गया है। तो जनसंख्या के मामले में भारत का जो स्थान है वह पहला हो गया है, पहले था दूसरा, ठीक है। अब चीन को भी ये पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरा पूछेगा आपसे, यहाँ से दूसरा पूछेगा, जनसंख्या हो गया। अगला जो आपसे पूछेगा भारत के बारे में वह क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा नंबर पे आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे आता है। कैमा नंबर पे आता है, 7वां नंबर पे आता है। अच्छा, 7वां नंबर पे ये आता है, तो इससे पहले 6 को कौन कौन है, तो सबसे पहला है रूस, अमेरिका, चाइना, है ना, रूस कनाडा, है ना, रूस कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये है आपका भारत, अल्जीरिया, ये सब आता है। तो 7वां नंबर पे भारत आपका आता है, ठीक है। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो 7वां है, ठीक है। कितना है, 7वां है, 7वां है। और कुल जनसंख्या का अगर पूछ दे कितना प्रतिशत है, तो लगभग 17.5%, ठीक है। कुल विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कहीं 17 रहता है, कहीं 17.5 रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा 17.5 से थोड़ा सा अधिक। देख लीजिएगा ऑप्शन कैसे है आप लोग से। सिंपल सा, अगर आप लोग का अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट पूछेगा कितना प्रतिशत होता है, तो 17 के आसपास रहेगा या 17 रहेगा, ठीक है। यहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख 87 हजार और कितना है, 263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी तो पता ही है, भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये कॉमन चीजें हैं, एशिया एशिया महाद्वीप के अंदर अंतर्गत भारत आता है, ठीक है, भारत आता है। अगर भारत की बात की है तो बिहार के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, बिहार के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बिहार आपसे पूछता है बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो इसका तो 10 करोड़ 40 लाख के आसपास है, ठीक है। ऐसे सुन लीजिएगा, बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़ 40 लाख से भी अधिक है, ठीक है। ये अभी नया वाला जो आंकड़ा आया था जातीय जनगणना, उसमें 13 करोड़ कुछ था, ठीक है। तो 10 करोड़ 40 लाख ही आप लोग मारिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। आपसे पूछता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, है ना? जनसंख्या घनत्व मतलब एक विशेष क्षेत्र 1 किलोमीटर के अंदर कितना लोग रहता है ना, इसके आधार पे, यानी जनसंख्या घनत्व के आधार पे देखें तो बिहार का स्थान पहला आता है ना। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान पहला है। जनसंख्या के मामले में अगर पूछते जनसंख्या के मामले में क्या नंबर पे है, तो जनसंख्या के मामले में भारत तीसरा स्थान पे है। क्या स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा अपना बिहार तीसरा स्थान पे है। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, 94,163 किलोमीटर है। तो ये सब बातें जो थी कुछ, जो आपको भारत से, बिहार से, और ये भारत की मतलब कि लैंड का भाग था, इस क्रम का भाग था, तो ये आपको ये सब ध्यान में रखनी थी। तो साथियों, ये था आज का पूरा जितना भी हम लोगों को टॉपिक पढ़ना था वो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आया होगा, है ना, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आज का सेशन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। इस सेशन को थोड़ा शेयर कीजिएगा अपने अन्य साथियों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी शुरू की है या कर रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा लाभदायक है ये, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और आप अगर इस सेशन को देख लेते हो तो ये पूरा एनसीईआरटी का ना निचोड़ है, निचोड़ है। आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, किसी का भी बात कर लीजिए, इकोनॉमिक्स, सबका निचोड़ है। आप लोग सेशन को देखिए, अपना पीवाईक्यू मिलाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना मतलब कि फायदेमंद होने वाली है कम समय में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।